गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो आपकी वीडियो डाली थी वो सेकंड चैप्टर की थी, एटमॉस्फेयर का आपका वायुमंडल का चैप्टर था और उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में बात की थी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कि हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना। ठीक है, क्या ये संरचना है, वायुमंडल की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। अब पहले आपने जान लिया था, जिसका मैंने बॉडी का एक एग्जांपल दिया था कि जिस तरह हमारा बॉडी का एक ढांचा होता है, उसमें कंपोजिशन होता है, ब्लड कितना रहेगा, आपकी बोन वेट कितना, मसल वेट कितना है, उसका पूरा एक कंपोजिशन था। सबसे पहले हमने कंपोजिशन में जाना कि कौन कौन सी गैसेज होती हैं, फिर किस गैस का कितना पार्ट है, नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21% है, हीलियम, नियोन, प्लूटन आदि गैसेस के बारे में जाना। अब हम स्ट्रक्चर ढांचे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ढांचे के बारे में बात करूं, एक संरचना के बारे में बात करूं हमारे वायुमंडल की, तो हमारे वायुमंडल को अलग अलग लेयर्स में बांट दिया गया है। ये लेयर्स कोई विजिबल लेयर्स नहीं होती है, आप फोटो क्लिक करोगे तो आपको कोई चादर दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने लेयर्स है हमारी सुविधा के लिए, किस लेयर तक कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, कि किसमें ओजोन पाई जाती है, किसमें आणविक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग किस लेयर्स में क्या घटित हो रहा है, अलग अलग या किस लेयर्स में रिफ्लेक्शन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एयर किसमें, एयरक्राफ्ट किसमें, तो आदि के बेस पे हमने इसको लेयर्स में बांट दिया गया है। अब जो ये लेयर्स हैं उनको मेनली 4 पार्ट में बांटा गया है, तो हम एक एक करके हर परत के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लें, आपकी बुक में भी डायग्राम दिया गया है, जिस भी स्टूडेंट को ये डायग्राम समझ में आ जाता है तो आपका ये क्वेश्चन, इस चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो है संगठन क्या है, एक क्या संरचना है। तो वायुमंडल के संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। अगर वायुमंडल की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। अब दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। सबसे पहले है आपका समताप मंडल, इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। जो समताप मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है। अब इसकी समताप मंडल से पहले आपका क्या है, अक्षोभ मंडल है। अक्षोभ मंडल है जो आपकी, इसको ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है, सबसे नीचे की लेयर होती है। ठीक है, सबसे नीचे की लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है। अब ट्रोपोस्फेयर जो लेयर होती है उसकी हाइट 8 से कितनी होती है, 18 किलोमीटर। अब 8 से और 18 से किलोमीटर का क्या मतलब हुआ कि भाई हम 8 बोले या 18 किलोमीटर बोले, इससे हमारा मतलब है कि आपकी जो अर्थ है ना, आपकी मान लीजिए जो अर्थ है ना, अब इस अर्थ में यहाँ क्या आती है, इक्वेटर है हमारे सुविधा के लिए, यहाँ पे पोलर एरिया है। अब पोलर एरिया के ऊपर क्या है, कोल्ड है, और यहाँ क्या है, वार्म है, गर्मी है। तो गर्मी होने की वजह से यहाँ पे कौन सी हवाएं होती हैं, संवहनी हवाएं होती है, कन्वेक्शनल करंट को कहते हैं। तो लेयर्स कोई चादर तो है, मैंने पहले भी बताया, एक गैसेस है, अलग अलग गैसेस की फॉर्म है। तो जो गैसेस की फॉर्म है कन्वेक्शनल करंट की वजह से क्या हो जाती है, इक्वेटर एरिया पे थोड़े ऊपर की तरफ उठ जाती है। जब वह ऊपर की तरफ उठ जाती है तो उसकी 18 किलोमीटर हो जाती है, और यहाँ पे कितनी हो जाती है, 8। तो यहाँ पे क्या कंप्रेशन है, कंप्रेशन जो है कोल्ड है, कोल्ड है तो दबाव होता है, दबाव होता है तो गैसेस फॉर्म नीचे आ जाती है, इसलिए इसको 8 से 18 किलोमीटर बोला जाता है। ध्रुवों पर कितनी होती है, 8 किलोमीटर तक ऊंचाई, और आपके जो भूमध्य क्षेत्र है उसमें कितने तक होती है, 18 तक। अब जो अक्षोभ मंडल है उसकी एक और मैं इंपॉर्टेंस बात करूं तो अक्षोभ मंडल में आप जाओगे, जो नीचे से ऊपर की तरफ आप जब भी जाते हो तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, माइनस होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और जो टेम्परेचर की कम होने की दर है वो क्या है, पर 1000 मीटर पे कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका कम हो जाता है। याद करो 1 किलोमीटर पे है ना, 1 किलोमीटर पे कितना, 6.5। अब ये तापमान कम होने को, ऐसे ही जब हम ऊपर जाते जाते हैं और आपका तापमान कम होता जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलेंगे, नॉर्मल लैप्स रेट। इसको कहते हैं ताप पतन दर। ताप का मतलब होता है तापमान, पतन का मतलब होता है घटना, और दर का मतलब तापमान गिरने की जो दर होती है
जाते हैं तो पर 1000 मीटर की ऊंचाई पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तापमान अंदर को नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है। अब अक्षोभमंडल में एक और प्रक्रिया होती है जिसको क्या बोला जाता है, अब जितनी भी आपकी मौसम या क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, आपके ओलावृष्टि हो गई, आपकी वर्षा हो गई, फिर आपके फॉग हो गया, कोहरा हो गया, जितनी भी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर की जितनी भी होती है, मैंने पहले चैप्टर में आपको वेदर और क्लाइमेट के बारे में अच्छे से बता दिया था। तो वेदर की आपको बताइए कि आपका फॉग बन रहा है ना, आपका ये हो रहा है थोड़ा सा, आपका रेनफॉल हो रही है, आपकी हेलफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, जितनी भी क्लाइमेटिक सारी गतिविधियां होती हैं वो अक्षोभमंडल में ही होती हैं, ठीक है। और इसमें मेनली आपके क्लाउड्स पाए जाते हैं, जितने भी क्लाउड हो गए इसी में पाए जाते हैं। एक तो आपको ये पता लग गया इसकी हाइट कितनी है, 8 से 18। एक इसकी इंपोर्टेंस का क्या पता गया, नॉर्मल लैप्स रेट बजाय तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। और जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं इसमें होती है। 4-5 बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ लेनी है। अब ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो सबसे फर्स्ट आपको जान लेनी है, 8 से 18 बता देता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर सेकंड जो बचा वो हमारी समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। अब समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फेयर को पढ़ने से पहले यहाँ अक्षोभमंडल के ऊपर एक अक्षोभ सीमा बोलते हैं, क्या होते हैं, ट्रोपोपोज। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोपोज। जो ट्रोपोपोज होती है उसको अक्षोभ सीमा हिंदी में कहते हैं। ट्रोपोपोज ऊपर की एक लेयर 1.5 से 2 किलोमीटर तक होती है। अब इसकी जो हाइट है वो एक क्या होती है, बाउंड्री है ना, हमारे यहाँ पे मान लीजिए कि आपका स्टेट हरियाणा हो गया, ये पंजाब हो गया, इन दोनों के बीच में क्या है, एक बाउंड्री है, सेम है। अब ये जो अक्षोभ सीमा हो गई, ये समतापमंडल हो गया। अब इन दोनों के बीच में, अक्षोभमंडल और समतापमंडल के बीच में एक परत है जो इन दोनों को बांटती है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज या अक्षोभ सीमा। अक्षोभ सीमा के बाद आपका शुरू होती है समतापमंडल। इसके आपको नाम से पता है, सम का मतलब क्या होता है, समान, और ताप का मतलब होता है तापमान। तो जिस लेयर में समान तापमान पाया जाता है उसको बोलते हैं समतापमंडल। अब इस लेयर में समतापमंडल क्यों पाया जाता है, क्यों इसका तापमान, इस लेयर में आपकी O3 पाई जाती है। O3 किसको कहते हैं, ओजोन लेयर्स को कहते हैं, ठीक है। मतलब अब ओजोन लेयर है वो क्या काम करती है, वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, उनको अवशोषित करती है। और जब उनको प्राकृतिक किरणों को अवशोषित करती है तो आगे उसमें टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। यहाँ तक इसका तापमान मेंटेन रहता है। अब इसकी हाइट के ऊपर अलग अलग बात कीजिए, किसी ने 20 से 25 बताई, किसी ने 30 बताई, लेकिन आपकी बुक में जो दिया गया है वो 50 किलोमीटर तक दिया गया है और आपको भी 50 ही याद करना है। और एक बात इसके बारे में याद रखनी है कि इसका समान तापमान पाया जाता है और इसके तापमान में वृद्धि कहाँ होती है, 30 से 35 के बाद थोड़ी वृद्धि होती है, वो भी किसके कारण, ओजोन लेयर की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है उसके ऑब्जर्वेशन के कारण। इसमें तापमान ना तो माइनस हो रहा है ना ही प्लस हो रहा है। अब जो ये मैंने ये बना रखी है ना, ये आपको लाइन दिख रही है, मैं इसको थोड़ी डार्क कर देती हूँ। ये वाली लाइन ये क्या शो कर रही है, यहाँ पे देखो मैंने तापमान लिखा -2, -80, -60, -40। इसका मतलब है कि यहाँ तापमान जैसे 20 है तो ऊपर जाते जाते हाइट पे जाते जाते इसका तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैग्नेंट हो रहा है। स्टैग्नेंट का मतलब है कि ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा, फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू होता है। अब तापमान बढ़ने का रीजन मैंने क्या बताया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो प्राकृतिक किरणों का एब्जॉर्ब करती है, हाइट के साथ थोड़ा सा तापमान यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। अब समतापमंडल में एक और है मदर ऑफ ऑल क्लाउड। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मदर ऑफ ऑल क्लाउड पाए जाते हैं। मुक्ताब जलने जिनको कहा जाता है। ये जो क्लाउड होते हैं अलग तरह के क्लाउड होते हैं, जैसे क्लाउड से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। समतापमंडल के ऊपर जो ये मैं डार्क लाइन कर दूँ तो ये क्या हुई, समताप सीमा। जैसे हमने अक्षोभ सीमा के बारे में, ट्रोपोपोज के बारे में कहा, स्ट्रेटोपोज के बारे में बात करेंगे। अब स्ट्रेटोपोज या समताप सीमा क्या है, जो मध्यमंडल और समतापमंडल को बांटने का काम कर रही है, सेम है जैसे यहाँ का। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब समताप सीमा में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर जो आपकी वायु करंट है, हवाएं हैं, वो नहीं चलती, वो कैसे चलती हैं, वो ऐसे चलती हैं, अक्षैतिज बोलते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हवाएं इसमें चलती हैं। दूसरी बात ये शांत है, क्यों शांत है, क्योंकि यहाँ पे
बारिश, ओलावृष्टि, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर की नहीं हो रही, पूरी जनता इसमें जलती है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपके मैंने यहाँ एक निशान बना रखा है, इसका निशान बना रखा है एरोप्लेन का। तो जितने भी आपके एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो इसी में फ्लो करते हैं, क्योंकि क्या होते हैं यहाँ पे शांत होते हैं। ओजोन लेयर का क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और इसमें ओजोन लेयर है तो ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, खराब हो रही है, क्षरण हो रहा है। और उसका क्षरण का क्या कारण है, मैंने बताया था कि आपका एक तो क्लाइमेटिक भूमंडलीय ऊष्मन है जिसमें आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का साधन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक और रीजन है, हैलोजन आपकी गैस होती है जो 13 से 14 किलोमीटर ऊपर की जो हाइट में आपके एरोप्लेन मूव करते हैं, तो हैलोजन गैस की वजह से पार्टिकल्स में कुछ डिफरेंस आ जाता है, जिससे अक्षोभ सीमा में क्या हो रहा है, इससे संताप ओजोन लेयर में खंडन हो रहा है। अब आपकी अक्षोभ सीमा, अक्षोभ मंडल, संताप मंडल और संताप सीमा के बारे में बात करें। हाइट के बारे में पता लग गया 50 है, ये O3 के बारे में पता लग गया, एब्जॉर्ब करती है, एज के बारे में, विंड के बारे में। अब दो सीमाओं के बाद तीसरी सीमा की हम बात करेंगे जिसका नाम है मध्य मंडल। इसको याद रखना आसान रहेगा कि दो यहाँ हो गए, ऊपर यहाँ हो गए, और ये जो बीच का है इसको मध्य मंडल बोला जाता है। अब यहाँ तापमान स्टैग्नेंट है और थोड़ा सा बढ़ रहा है, और एब्जॉर्ब के कारण, और यहाँ पे जाके आपका तापमान क्या हो रहा है, फिर से माइनस हो रहा है, फिर से माइनस हो रहा है ना। यहाँ देखो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से -60 तक आ गया। अब यहाँ पे तापमान स्टैग्नेंट रहा, फिर से तापमान बढ़ गया, तो यहाँ पे तापमान दोबारा से क्या हो गया, कम हो रहा है। अब तापमान कम क्यों हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, नॉर्मल लेफ्ट वेव थी, सामान्य आपतन दर थी, यहाँ ओजोन थी, यहाँ जाके आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने बताया था कि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पे ज्यादा है, पार्टिकल्स ज्यादा है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा, तो यहाँ पे आपका जो एनवायरनमेंट है वायुमंडल में वो क्या है, डेंस है, और यहाँ पे क्या है, विरल है, और विरल होने की वजह से यहाँ पे क्या है, आपका तापमान भी कम पा जाता है। अब तापमान कम पा जाता है, यहाँ पे आपकी जो प्रेशर है वो भी कम पा जाता है। वो मैंने कल परसों में बताया था आपको कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो एयर प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब ऊपर जाते गए और प्रेशर कम होते गए, यहाँ पे लेयर से जो आपकी 50 से 80 किलोमीटर तक होती है, कितने तक होती है, 50 to 80 तक होती है। और जो स्ट्रेटोपोर्स है उसमें क्या होता है, आपका तापमान क्या होता है, कम होता है, ये और कम तापमान होता है कंटिन्यूअस, और फिर यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है। और यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। क्यों प्रेशर कम होता है, यहाँ पे आपकी 1.0 MPa तक प्रेशर रह जाता है, जिसको आप एयर प्रेशर बोलते हैं, वायुदाब बोलते हैं, क्योंकि नीचे जितना भी नीचे आते जाओगे इतनी सारी हवाओं का दबाव बढ़ता जाएगा, और जितने भी ऊपर जाते जाओगे इन हवाओं का दबाव कम होता जाएगा। और यहाँ पे आपकी डेंसिटी है, इसकी संगठन है गैसेज का, गैसेज पास मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे मॉलिक्यूल्स दूर होते जाएंगे। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से 360, 40, 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बावजूद अगर आप एरोप्लेन से बाहर आने का जो आपका हाथ नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास नहीं है, डेंस नहीं है, दूर दूर है। यहाँ पे नॉक्टिकल्स नाम से जो क्लाउड्स पाए जाते हैं, ताप जो होते हैं, जो चमकते हैं, यहाँ पे आपके, ठीक है। अरोरा, अब उसके बाद है यहाँ पे मध्य मंडल के बाद स्ट्रेटोपोर्स यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। स्ट्रेटोपोर्स में ये क्या होती है, जैसे इनमें अलग लेयर थी, इनको भी एक लेयर अलग करती है, जिसको मध्य सीमा, ठीक है, स्ट्रेटोपोर्स के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोपोर्स गलती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद भी अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है, अरोरा बोरोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस की प्रोसेस होती है। अरोरा बोरोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये नॉर्थ, आप वर्ल्ड मैप पे जाओगे तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का साउथ में, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस प्रोसेस कहाँ होती है, साउथ में, और बोरोलिस कहाँ होती है, नॉर्थ में। ये याद करने का तरीका, ऑस्ट्रेलिस ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं, चार्ज होके चमकते हैं, उन्हीं के नाम से अरोरा बोरोलिस और ऑस्ट्रेलिस की प्रोसेस इसमें बताई है। एक और इसमें प्रोसेस होती है, जितने भी आपके ऊपर से मेट्रॉइड्स आते हैं, ये उल्का पिंड आते हैं, यहाँ पे आते आते क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। यहाँ पे जो वो घर्षित होते हैं इसके हमारे अर्थ के वायुमंडल में जो टकराते हैं, तो उन पार्टिकल से टकरा के वो उनमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है, नीचे आने तक क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब
वायुमंडल के बारे में बात आते हैं। वायुमंडल आपका 80 से लेकर 640 तक आपके ऊपर जाते जाओगे आपका वायुमंडल ही कहा जाएगा। अब ये जो मंडल है इनके बारे में हमारे पास एक अच्छी नॉलेज है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे इसके बारे में हमारे पास तो वैल्यूबल ऐसी रिसर्चेबल नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में इस लेयर्स के बारे में अब क्या होता है ना, एक लेयर्स पाई जाती है अलग अलग हाइट पे, जैसे डी ई एफ जी। जी आपके यहाँ नहीं देखिए तो डी ई एफ के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। अब जो बी लेयर है वो 80 से 99 तक ही पाई जाती है, ठीक है। अब उससे ऊपर दूसरे 99 और ऊपर 400 किलोमीटर अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं। लेकिन ये डी ई एफ बी लेयर है, ये क्या लेयर है, इनको क्यों बांटा गया है, क्या इनका काम है? जितनी भी आपकी कम्युनिकेबल एक्टिविटीज होती हैं, आप फोन पे बात कर रहे हो, आप ईमेल भेज रहे हो, कुछ भेज रहे हो, जितनी आपकी रडार सेंसर रिमोट सेंसिंग जितनी भी प्रोसेस होती है ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जैसे ही हमने रेडिएशन भेजी बात की तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे के फोन में चले गए, तो ये कम्युनिकेबल लिंक बहुत बड़े काम आ रहे हैं, तो संचार में हमारे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, 3 तरह की रेडिएशन होती है, लो, हाई और मीडियम, ठीक है। अब हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, एक लो फ्रीक्वेंसी की होती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती है वो इसके द्वारा, अब सबसे पहले ये है डी लेयर 80 to 99 तक इसकी हाइट होती है। अब ये है लो रेडिएशन को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और मीडियम और हाई को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मीडियम को और हाई को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और लो को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब डी के बाद कौन सी होती है, ई। ई क्या कर रहा है, ई हाई जो रेडिएशन है उनको क्या करता है, मीडियम और लो को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब इसमें क्या है, ये एफ लेयर है, ये क्या है, मीडियम को और हाई को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसको कर रहा है, मीडियम को हाई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मीडियम और हाई को रिफ्लेक्ट कर देगा तो सबसे जो छोटी है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। अब इसने हाई को एब्जॉर्ब किया, इसने मीडियम को एब्जॉर्ब किया और इसने लो को एब्जॉर्ब किया। अगर इसने इसको हाई को एब्जॉर्ब किया तो दो को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको मीडियम को, ठीक है, और लो को। अब इसने मीडियम को भी इसको हाई को रिफ्लेक्ट कर दिया तो इसने मीडियम को एब्जॉर्ब कर लिया और इसने सबसे लो को एब्जॉर्ब कर लिया। आप सिर्फ साधारण तरीके से बताऊं कि ये तो हाई को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये मीडियम को रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब करेगा, तो रिफ्लेक्शन का अपने आप याद होगा। ये इसने किसको किया, लो को एब्जॉर्ब किया, इसने किसको किया, मीडियम को एब्जॉर्ब किया, और इसने किसको किया, हाई को एब्जॉर्ब किया। अगर ये हो जाएगा तो अब संरचना के बारे में हम जान चुके हैं, और ये आपने बताया कि यहाँ पे फिर से तापमान क्या है, यहाँ पे तापमान कंटीन्यूअस बढ़ता ही जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इन वायुमंडलों के बारे में जान के मध्यमंडल से तापमंडल, इसको दो पार्ट में फिर बांटा जाता है। दो पार्ट में कैसे बांटा जाता है, एक तो आपका है तापमंडल और एक का है विषममंडल। अब जो आपका 90 तक होता है, 90 तक यहाँ जो मंडल है उसमें आपके सभी प्रकार के मेनली जो गैसेस का कंसंट्रेशन है वो एक टाइप का पाया जाता है, इसलिए इसको पूरे को, ठीक है, एक संतापमंडल एक्सट्रोफेयर्स एक संतापमंडल में बांटा जाता है। यहाँ पे जो गैसेस का कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको विषममंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विषममंडल, इनको दो अलग अलग। अब संतापमंडल कहा कभी वैसे तो संतापमंडल हमने इसमें कर लिया है ना, एक गैसेस का पाया जाता है वो। अब यहाँ तो एक जैसा है सब कुछ, तो 90 तक इसमें गैसेस का कंपोजिशन लगभग सेम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है। क्या पाई जाती है यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल के, नाइट्रोजन जो गैस है वो 90 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, और वहाँ से उसको क्या किया जाता है, 90 से 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। 200 से 1100 तक आपके O2 आणविक होते हैं, उनको रिफ्लेक्ट किया जाता है। अब ऑक्सीजन के बाद में हीलियम है ना, हीलियम 1100 से 3500 तक हाइट पे आपके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। हीलियम के बाद आपकी हाइड्रोजन है 3500 से 10,000 तक, ठीक है। आप ऐसे आप समझो तो नाइट्रोजन होती है सबसे पहले, और फिर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी होती है आपकी हीलियम और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 90 से आपकी 200 किलोमीटर की हाइट तक, ऑक्सीजन आपकी 200 से 1100 किलोमीटर की हाइट तक, हीलियम आपकी
कहाँ तक पाई जाती है? 1100 से 3500, ठीक है। और ये 3500 से 10,000 तक आणविक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें एक जैसा है और यहाँ पे विषम मंडल है। धन्यवाद। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपके किसी भी क्वेश्चन में आपके वायुमंडल के बारे में भी, वायुमंडल की संरचना के बारे में बताइए, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर दोनों की बात करने के बाद इसमें एक आपका 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इनलेस का, वायुमंडल की संरचना का, संगठन का क्या महत्व है। सबसे अहम महत्व है कि आपके जितने भी आपके ओलावृष्टि वगैरह, जितने आपकी वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, इन लेयर्स की वजह से होती है। दूसरा, इन लेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ग्रेविटेशन की वजह से हमारे होल्ड किए हुए हैं पृथ्वी को, कि वायुमंडल को, अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारा कोई भी अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं होता, पता नहीं हम कहाँ से कहाँ होते। अब वायुमंडल के दूसरा है कि ये आयनोस्फीयर, यहाँ पे मैंने बताया था कि जितनी भी उल्का है क्या जल जाती है, तो ये उल्का पिंड वगैरह कर देते हैं, जल के राख हो जाते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तीसरा, इन्हीं की वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर होती है, कार्बनिक लेयर होती है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है हमारे अर्थ में और कैंसर जैसी भयानक बीमारी को रोक पाती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है